आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का एक नया चैप्टर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में आप थर्ड फोर्थ क्लास से सुनते आ रहे हैं कि वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी के अंदर यानी फूड में, ठीक है ना। अब क्योंकि इस अर्थ पर जो खाना मैसर हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है, वो सनलाइट को कन्वर्ट करके ही हो रहा है, इसलिए एक पुराने पेपर में सवाल बना कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज, तो आपको आंसर लगाना था सनलाइट, ठीक है ना। और ये जो हम तक एनर्जी पहुंच रही है वो किसके जरिए पहुंच रही है, तो आप बोलेंगे ग्रीन प्लांट्स के जरिए, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनिमल्स या तो प्लांट्स को खा लेते हैं या फिर उन प्लांट्स को किसी एनिमल ने खाया, फिर उस एनिमल को किसी ने खा लिया, ठीक है ना। अब क्योंकि ग्रीन प्लांट सनलाइट को इस्तेमाल करके अपना खाना बना रहे हैं, इसलिए आप उनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ, और वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो कि डिपेंड है प्लांट्स के ऊपर वो कहलाएंगे हेटेरोट्रॉफ, ठीक है ना। एनसीईआरटी में एक लफ्ज कहा गया है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस। अब क्योंकि ये लफ्ज एनसीईआरटी का है तो आपको याद होना चाहिए, सवाल पूछा जा सकता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस जिसके जरिए ग्रीन प्लांट्स सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है ना। पुराने पेपर में एक सवाल पूछा जा चुका है कि फोटोसिंथेसिस इज अ रिडक्टिव, एंडरगोनिक, एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। रिडक्टिव, एंडरगोनिक एंड एनाबॉलिक प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस को रिडक्टिव प्रोसेस इसलिए बोला गया क्योंकि आपने सुना है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है इनटू कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज। एंडरगोनिक मतलब एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। जब आप केल्विन साइकिल पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप ये बात सुनेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए एटीपी और NADPH की जरूरत पड़ती है। और एनाबॉलिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर चीज़ें जुड़ती हैं और फिर नई चीज़ें बनती हैं। तो फोटोसिंथेसिस रिडक्टिव, एनर्गोनिक यानी एंडरगोनिक यानी कि एनर्जी रिक्वायरिंग और एनाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है ना। कई बार हम ये बात सुन चुके हैं कि जितनी भी सोलर एनर्जी हमारी अर्थ सरफेस पर आती है उसकी 1 से 2% सोलर एनर्जी को प्लांट्स कन्वर्ट कर लेते हैं केमिकल एनर्जी यानी कि फूड में। फोटोसिंथेसिस चैप्टर से कई बार सवाल पुराने पेपर में पूछा गया कि जितनी भी सोलर एनर्जी, लाइट एनर्जी प्लांट्स के पास पहुंच रही है उसके कितने % वो इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं फूड में, तो आपको आंसर लगाना होता है 1 से 2%। लेकिन अगर यही सवाल आप इकोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहां पर यह बात लिखी हुई है कि 1 से 5% ऑफ टोटल, या फिर ऑप्शन दे रखा होता है 2 से 10% ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, इतनी सोलर एनर्जी को ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू केमिकल एनर्जी। याद रहेगी थी बात, ठीक। अब इसके अलावा नेक्स्ट बात जो यहां पर आपको सीखनी हुई कि फोटोसिंथेसिस भी 2 तरह की होती है। एक कहलाती है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, और दूसरी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो वो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगी ऑक्सीजेनिक, और जिसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। पुराने पेपर में यहाँ पर इससे ऐसा सवाल पूछा गया कि ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस वो फोटोसिंथेसिस जिसमें कि हाइड्रोजन डोनर होता है, हाइड्रोजन डोनर होता है वाटर, और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस उसे बोला जाता है जिसमें कि हाइड्रोजन डोनर होता है H2S, और यहाँ पर सल्फर रिलीज होता है, ठीक है ना। अब ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखी जाएगी जाहिर सी बात है साइनोबैक्टीरिया के अंदर, साइनोबैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके अलावा ग्रीन प्लांट्स और एल्गी में, ग्रीन प्लांट्स और ग्रीन एल्गी के अंदर। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखी जाती क्रोमेटियम, क्रोमेटियम, रोडोस्पिरिलम, रोडोस्पिरिलम और क्लोरोबियम, क्लोरोबियम। क्रोमेटियम को बोला जाता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, आ चुके हैं सवाल इन पर पुराने पेपर में। रोडोस्पिरिलम को बोला जाता है पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, और क्लोरोबियम को बोला जाता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। आगे एनसीईआरटी में बात भी लिखी हुई है कि हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पूरा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, उसके सारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं।
सिर्फ वही सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं जिनके पास क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये सेल मोस्टली सुपरफिशियल लेयर में ही मौजूद होते हैं। दे आर मोर ऑफनली प्रेजेंट द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द प्लांट। तो एक सवाल बन सकता है कि आप प्लांट का हर सेल फोटोसिंथेसिस करते हो, आप कौन सा लगाना? नहीं, सिर्फ वही सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये सेल ज्यादातर सुपरफिशियल लेयर में ही मौजूद होते हैं। आगे एनसीईआरटी ने ये भी सवाल पूछा है, क्या लीव्स के अलावा और कोई भी प्लांट पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करता है? तो आपको आंसर लगाना है हाँ, प्लांट्स के अंदर लीव्स के अलावा और भी पार्ट हैं, जैसे कि सेपल्स, इसके अलावा हर्बेशियस स्टेम, सेपल्स, हर्बेशियस स्टेम, और इसके अलावा अनराइप ग्रीन फ्रूट्स, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन एप्पल, ग्रीन चिली, ये सब भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं। ठीक है ना? अच्छा, अभी तो बात हो रही थी कि जितनी सोलर एनर्जी प्लांट्स के पास आती है उसकी 1 से 2% ही कन्वर्ट कर पाते हैं केमिकल एनर्जी में, फूड में। और इकोलॉजी के चैप्टर के हिसाब से डेटा थोड़ा वेरिएट, क्योंकि ये बॉटनी वालों का डेटा, ये इकोलॉजी वाले डेटा 1 से 5% ऑफ टोटल या 2 से 10% ऑफ PAR। एक सवाल ये भी पूछा गया है कि ग्रीन प्लांट्स की फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी कितनी, मतलब कितनी सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी? तो फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ ग्रीन प्लांट्स, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ ग्रीन प्लांट इस 3 से 6%, मतलब कि इस एफिशिएंसी के साथ ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये सवाल भी पुराने पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक है ना? बहुत बार आपने ये बात भी सुनी होगी कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ओशंस में होती है, फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी के जरिए। तो एक सवाल पूछा गया कि 90% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, तो आपने आंसर लगाना है ओशियंस ऑप्शन दे रखा होगा, या फिर आपको ऑप्शन दे रखा होगा फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गी। जाहिर सी बात है इसमें मैरीन प्लांट भी इंक्लूडेड हैं, और जो बाकी की 10% फोटोसिंथेसिस है वो कौन कर रहे होंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट। तो रिमेनिंग 10% फोटोसिंथेसिस कौन कर रहे होंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। ठीक है ना? ठीक है, अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस की। एनसीईआरटी में दे रखी है, आप भी 10th क्लास से सुनते आ रहे हो, कॉम्पिटिशन में ही पूछी जाती है। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में आपने याद किया कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल मिल जाते हैं, 12 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल बनता है ग्लूकोज C6H12O6, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, साथ में 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं और 6 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस कॉम्पिटिशन में यहाँ से सवाल पूछा गया है, कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं और कितने मॉलिक्यूल्स टोटल बनते हैं फोटोसिंथेसिस में। तो अगर आप सबको प्लस करेंगे 12 और 6 18, तो 6 6 12 13, यानी टोटल 31 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में मौजूद हैं, जिन्हें मिलाकर आप इक्वेशन फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करते हैं। पूछा गया कितने इन्वॉल्व हैं, कितने बनते हैं, टोटल मिला के कितना, आप बोलेंगे 31 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एक सवाल एनसीईआरटी में ये भी पूछा गया है कि आप ये बता सकते हैं क्या कि क्यों 12 वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हैं फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन में, ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए क्यों 12 मॉलिक्यूल इस्तेमाल होते हैं। तो जब आप केल्विन साइकिल डिटेल में पढ़ेंगे वहाँ पर ये बात आप सुनेंगे कि वहाँ पूरा साइकिल है तो गोल गोल होती है, तो आप देखेंगे 6 टर्न ऑफ द साइकिल की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर एक साइकिल पर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स होता है। तो टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं जिससे कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए 2 NADPH ब्रैकेट में HN या NADPH2 आप इसे कह सकते हैं, 2 NADPH2 चाहिए होते हैं। अब 2 NADPH2 यानी इसके बाद 4 हाइड्रोजन आयन है। अब ये 4 हाइड्रोजन आयन इसको मिलेंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से 2 NADPH2 बनते हैं, और 2 NADPH2 से एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होता है। तो इसका मतलब 6 के लिए ये चाहिए होंगे 12 और ये चाहिए होंगे 12। तो इसका मतलब ये वो 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, क्योंकि 12 NADPH2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल बनेंगे बाय स्प्लिटिंग ऑफ 12 वाटर मॉलिक्यूल। इसलिए ये कहा जाता है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत होती है। ये जो वाटर मॉलिक्यूल टूटता है इसके लिए भी आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, 10th में बताती जाती है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल को फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल भी बोला जाता है। हम इसके बारे में बात करेंगे आगे डिटेल में।
फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसमें आपने ये सुना होगा कि जब एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो 2 प्रोटॉन्स या 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाफ O2, है ना, ये बनता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो जब एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होगा। ठीक है ना। इक्वेशन फोटोलिसिस ऑफ वाटर या फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कॉम्पिटिशन पूछी गई है। सवाल यही पूछा गया ग्लूकोज के अंदर कार्बन कहाँ से आते हैं, आप बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड से। सवाल यही पूछा है ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन वो कहाँ से आता है, इसका भी आंसर आपको लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज के अंदर कार्बन ऑक्सीजन दोनों किससे आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अच्छा, इधर पुराने पेपर में पूछा गया है सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस लिखते हैं, बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि जो आपने मेन इक्वेशन याद की इसे 6 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि CO2 प्लस 2H2O, यहाँ पर आप लेंगे CH2ON प्लस O2 प्लस 2H2O, O2 प्लस H2। तो ये हो गई सिंप्लीफाइड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंपटीशन में पूछा गया है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखी एम्पायरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एम्पायरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। एम्पायरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी आपको याद करनी है। कुछ आप इस तरीके से लिख सकते हैं जैसे कि CO2 H2O एरो CH2O ब्रैकेट लगा दें और प्लस O2। ठीक है ना। दिस इज एम्पायरिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है? मैंने अब तक आपको ये बताया है कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो ऑटोट्रॉफ। वो तमाम ऑर्गेनिज जो कि ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड हो कहलाएंगे हेटेरोट्रॉफ। तो इसका मतलब अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इज सनलाइट। लेकिन इस पर पुराने पेपर में ये भी सवाल पूछा है एक्सेप्ट, तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेन ऑन अर्थ इज सनलाइट एक्सेप्ट कीमो ऑटोट्रॉफ। किसे छोड़कर कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात है फोटोसिंथेसिस फिजिको केमिकल प्रोसेस। पुराने पेपर में पूछा गया फोटोसिंथेसिस रिडक्टिव, एंडरगोनिक एंड और एनाबॉलिक प्रोसेस है। रिडक्टिव क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। एंडरगोनिक क्योंकि एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। एनाबॉलिक यानी यहाँ पर चीजें जुड़ती हैं। 2 तरीके फोटोसिंथेसिस होती है, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस सबसे पहले किसमें देखी गई, सवाल ये पूछा गया, आपको आंसर आएगा सबसे पहले देखी गई साइनोबैक्टीरिया में। एवोल्यूशन चैप्टर में भी आपने सुना होगा। और ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर हाइड्रोजन डोनर होता है वाटर। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर हाइड्रोजन होता है H2S और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती। जितनी भी सोलर एनर्जी जमीन के ऊपर आती है उसकी 1 से 2% ही प्लांट इस्तेमाल कर पाते हैं फोटोसिंथेसिस में। इकोलॉजी चैप्टर में आपने 1 से 5% भी पढ़ा है और PAR का 2 से 10%। मैंने 7 के साथ इसलिए बता दिया क्योंकि ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन देख के आप आंसर लगा दोगे। अगर इधर वाले ऑप्शन है यानी इकोलॉजी चैप्टर सवाल बनाया गया और अगर ऐसा ऑप्शन दे रखा है 1 से 2% यानी वो फोटोसिंथेसिस का ही सवाल है। एनसीईआरटी यही पूछेगा क्या लीव्स के अलावा प्लांट का कोई और पार्ट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, तो आप बोलेंगे यस, सेपल्स में, इसके अलावा हर्बेशियस स्टेम में और अनराइप ग्रीन फ्रूट्स के अंदर यहाँ पर भी फोटोसिंथेसिस होती है। और एनसीईआरटी ये भी लिखा होगा कि ये बात भी आपको याद रखनी है कि पूरा प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, प्लांट का हर सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, सिर्फ वही सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है एंड मोर ऑफनली दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द प्लांट्स। इसके बाद आपने एक सवाल और पुराने पेपर से याद करना है, फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी ऑफ ग्रीन प्लांट इज 3 से 6%। 90% ऑफ द टोटल फोटोसिंथेसिस ओशियंस में होती है या फिर ऑप्शन दे रखे होंगे फाइटोप्लैंक्टन्स एंड एल्गी। इसका मतलब बाकी के 10% टेरेस्ट्रियल प्लांट्स करते होंगे। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस आपने रट रखी है 9-10 से कि 6 CO2 12 H2O मॉलिक्यूल CCH12O6 प्लस 6 O2 प्लस 6 H2O। सिंप्लीफाइड इक्वेशन आप 6 से डिवाइड कर देंगे, CO2 2H2O CH2O बाहर N O2 प्लस H2O। एम्पायरिकल इक्वेशन फोटोसिंथेसिस CO2 H2O CH2O और O2। फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल या फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपने सुना होगा, यानी कि जब वाटर मॉलिक्यूल टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ O2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन आपको याद रखनी है, बाकी हम इसकी डिटेल में बात आगे करेंगे। एनसीईआरटी ने ये सवाल ही पूछा है कि क्यों एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनने के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, क्या आप ये बता सकते हैं? आगे आप इसको याद कर ही लेंगे, फिलहाल आप इतना समझ सकते हैं कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। हर एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल फिक्स करने के लिए 2 NADPH2 चाहिए होते हैं। तो 6 को फिक्स करने के लिए 12 NADPH2 चाहिए होंगे और इन 12 NADPH2 को बनाने के लिए 12 वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होंगे बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस देखी जाती है क्रोमेटियम में, रोडोस्पेरिलम में और क्लोरोबियम में। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स।
फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की डेफिनेशन तो ये है कि दोज सब्सटेंसेस विच हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, वो सब्सटेंस जिनके अंदर ये एबिलिटी पाई जाती है कि किसी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो कहलाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। 3 तरीके की फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पर हमें बात करनी है, क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स। क्लोरोफिल लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं जो कि मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकोइड्स पर पाए जाते हैं। कॉम्पिटिशन में सवाल आ चुका है, हम बात करेंगे सबके बारे में डिटेल में। कैरोटेनॉइड भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल, लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, ये भी सवाल आ चुका है। और फाइकोबिलिन दे आर वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, इस पर भी सवाल कंपटीशन में आ चुका। अब अगर बात होगी क्लोरोफिल की, तो कई तरीके के क्लोरोफिल इस दुनिया में देखे जाते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और क्लोरोबियम क्लोरोफिल, क्लोरोबियम क्लोरोफिल 650 एंड 666, ये सब बैक्टीरिया के क्लोरोफिल हैं। इधर फोटोसिंथेसिस में क्योंकि हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, इन सब पर बात नहीं करनी, इन सब पर छोटे मोटे क्वेश्चन आते रहते हैं। मेनली आपको क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी ही पढ़ना है। जैसे एक जनरल सवाल ये है, आपने 9th में पढ़ा हुआ, द मोस्ट कॉमनली फाउंड क्लोरोफिल आर क्लोरोफिल ए एंड बी, लेकिन इन सब में भी जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वो है क्लोरोफिल ए। मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट या फिर चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, अगर पूछा जाता है चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, तो आपने आंसर लगाना होता है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ग्रीन प्लांट्स के पास, क्योंकि चैप्टर हम हायर प्लांट्स का ही पढ़ रहे हैं, हायर प्लांट्स के पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन्स और ज़ेंथोफिल, ये होते हैं। कैरोटीन और ज़ेंथोफिल को एक साथ मिलाकर कैरोटेनॉइड्स ही बोला जाता है। एनसीईआरटी ने इसको इस तरीके से लिखा हुआ है कि लीव्स को अगर हम देखें, इसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी के इसके पास कौन कौन से पिगमेंट मौजूद है, आपको लगाएंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड और ज़ेंथोफिल। एनसीईआरटी में इस तरीके से लिखा हुआ है। तो एक सवाल यहाँ पर बनता है एनसीईआरटी बेस्ड के, लीव्स के पास कौन कौन से पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो आप बोले क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटेनॉइड्स एंड ज़ेंथोफिल, एनसीईआरटी के हिसाब से। दूसरा सवाल ये कि जो डिफरेंट पिगमेंट्स प्लांट्स के पास या लीव्स के पास मौजूद है, हम उन्हें कैसे सेपरेट कर सकते हैं, तो आपको आंसर लगाना है पेपर क्रोमेटोग्राफी में। खास 11th-12th में आपने प्रैक्टिकल किया होगा पेपर क्रोमेटोग्राफी से, ठीक है ना। एक सवाल ये भी एनसीईआरटी बेस्ड। पेपर क्रोमेटोग्राफी जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा क्लोरोफिल ए ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ब्राइट या फिर ब्लू ग्रीन कलर का होता है। ये सवाल भी एनसीईआरटी बेस्ड याद होना चाहिए। क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का होता है, येलो ग्रीन। कैरोटीन येलो ऑरेंज, जैसे कैरेट ऑरेंज कलर की होती है, तो वो कैरोटीन से ही लफ्ज़, कैरेट से ही कैरोटीन लफ्ज़ बना है। ज़ेंथोफिल ऑरेंज, ज़ेंथोफिल का कलर दे रखा है एनसीईआरटी में येलो, येलो। तो कैरोटीन येलो ऑरेंज, ज़ेंथोफिल येलो ऑरेंज, इसलिए एनसीईआरटी जो लिखा हुआ है क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटेनॉइड एंड ज़ेंथोफिल लिखा हुआ है। तो कैरोटेनॉइड्स में उन्होंने वहाँ पर लिख भी रखा है कलर येलो टू येलो ऑरेंज। तो येलो टू येलो ऑरेंज इन्होंने कैरोटेनॉइड्स में इसीलिए लिख रखा है क्योंकि कैरोटेनॉइड में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। तो कैरोटीन के लिए हो गया येलो ऑरेंज और ज़ेंथोफिल के लिए हो गया येलो, ठीक है ना। तो आपको ये चारों चीज़ें याद होनी चाहिए। सवाल पुराने पेपर में ये भी पूछा है कि लीव्स ग्रीन कलर ही क्यों नज़र आती है, तो ये बात आपने फिजिक्स में सुनी भी होगी, जो कलर रिफ्लेक्ट होता है वही नज़र आता है, क्योंकि लीव्स मेनली ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करती हैं, इसलिए वो ग्रीन कलर की नज़र आती है। सवाल ये भी पूछा गया है कि
ऑप्शन या तो ये रखा होगा इट रिफ्लेक्ट ग्रीन लाइट, या फिर ऑप्शन ये दे रखा होगा इट एब्जॉर्ब ब्लू एंड वॉयलेट लाइट, डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, ठीक है ना। तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे। मेन या चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। ग्रीन प्लांट्स के पास प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन और ज़ेंथोफिल। क्लोरोफिल ए के अलावा जो और बाकी के पिगमेंट्स हैं वो कहलाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। क्या कहलाते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स। हम आगे इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन आप फिलहाल एक लाइन याद कर सकते हैं कि एसेसरी पिगमेंट्स का मेन काम ये होता है कि इट प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। यानी बात हो रही है जैसे कि यहाँ पर स्पेशली कैरोटिनॉइड्स की। तो एसेसरी पिगमेंट्स का काम क्या होता है? यहाँ कि एसेसरी पिगमेंट्स का मेन काम है कि दे प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि क्लोरोफिल सबसे इंपॉर्टेंट है तो वो खराब ना हो जाए। फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है लाइट एंड ऑक्सीजन इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन। अगर बहुत तेज़ लाइट होगी या बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होगी तो उसमें क्लोरोफिल बेकार हो सकता है। लाइट एंड ऑक्सीजन इंड्यूस ब्रेकडाउन को बोला जाता है फोटो ऑक्सीडेशन। तो फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए को प्रिवेंट करते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। एक छोटा सवाल बन सकता है, एसेसरी पिगमेंट का काम क्या है? दे प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए। जब आप पढ़ोगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिटेल में तो आप ये देखोगे कि प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं फोटो सिस्टम में डिवाइड हैं, जो दो तरीके होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। हम आगे इस पर बात करेंगे। मान लीजिए कि फोटो सिस्टम ये हम दिखा रखे हैं फोटो सिस्टम 1, यहाँ पर आपको सेंटर में नजर आएगा क्लोरोफिल ए और बाहर छोटे छोटे से एसेसरी पिगमेंट्स नजर आ रहे होंगे, यानी क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, ये सब। तो अब क्योंकि क्लोरोफिल ए अकेला तो फोटोसिंथेटिक लाइट सनलाइट बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर नहीं सकता है, तो ये जो एसेसरी पिगमेंट चारों तरफ होते हैं ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर ये उसको क्लोरोफिल ए की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। तो एसेसरी पिगमेंट जब सोलर एनर्जी को क्लोरोफिल ए की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं तो ये करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। सवाल कॉम्पिटिशन में ये भी पूछा गया है कि एसेसरी पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए को सोलर एनर्जी किस प्रोसेस के जरिए ट्रांसपोर्ट करते हैं? आप बोलेंगे रेजोनेंस के जरिए। इन एसेसरी पिगमेंट्स का काम ये होता है कि एक तो ये सोलर एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करते हैं क्लोरोफिल ए को ताकि अच्छे तरीके से फोटोसिंथेसिस हो सके, और दूसरा ये कि ये फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए को बचा के रखते हैं, यानी क्लोरोफिल ए को नुकसान न पहुंचे। इट प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल। अभी इतनी बात कर लेते हैं, बाकी हम इस पर डिटेल में आगे बात करेंगे। तो क्लोरोफिल ए में कुछ और पॉइंट्स भी आप याद कर सकते हैं। एक तो ये आपने याद किया मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है, चीफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। इसके अलावा आप याद कर सकते हैं पॉइंट क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो उसके अंदर हमें नजर आता है एक पोरफायरिन हेड और इसके अलावा फाइटोल टेल, पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल। इसका डायग्राम ज़्यादातर किताबों में दे रखा है, कंपटीशन में कभी डायग्राम से सवाल नहीं आया है, बस हम हल्का फुल्का समझ लेंगे। पुराने पेपर में पूछा गया है कि पोरफायरिन हेड के जो डायमेंशन है 15x5 एंगस्ट्रॉम, फाइटोल टेल 20 एंगस्ट्रॉम। पुराने पेपर में सवाल आया, अब खैर ये सब नहीं आता है। पोरफायरिन हेड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके का होता है देखने में। इसके अंदर प्रेजेंट होती है पोरफायरिन में चार पायरोल रिंग, हर एक पायरोल रिंग 8 कार्बन एटम से बनी होती है। खैर ये सवाल भी कभी नहीं पूछा गया। ये 4 पायरोल रिंग हमें नज़र आ रहे हैं और इनमें नज़र आएंगे आपको नाइट्रोजन, और ये सेंटर में जुड़े होते हैं एक मैग्नीशियम एटम से। इस पर सवाल ही आ चुका है। और इसके अलावा यहाँ पर होती है इसमें एक फाइटोल टेल। तो कुछ इस तरीके का क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है। ये इसका पोरफायरिन हेड, जहाँ से सवाल आया हुआ है कि पोरफायरिन हेड के अंदर आपको नज़र आते हैं 4 नाइट्रोजन एटम्स, एक मैग्नीशियम एटम की शक्ल है, मैग्नीशियम आयन की शक्ल में नहीं। और इसके अलावा इसमें फाइटोल टेल होती है जिसकी लेंथ 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कॉम्पिटिशन ये सवाल ही पूछेगा क्लोरोफिल ए को बनने के लिए, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल को बनने के लिए कौन कौन से मेटल्स की ज़रूरत होती है? तो एक तो मैग्नीशियम है, आपको कहाँ से याद करना है? आयरन एंड मैग्नीशियम। तो आयरन कहाँ से आ गया? दरअसल जब क्लोरोफिल का फॉर्मेशन हो रहा होता है उस दौरान उन रिएक्शंस को कैटलाइज करने में आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सवाल आप रट सकते हैं कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल बनने के लिए कौन कौन से मेटल की ज़रूरत पड़ती है? अब आंसर आएंगे आयरन और मैग्नीशियम, ठीक है ना। क्लोरोफिल है क्या? दे आर लिपिड मॉलिक्यूल जो कि थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पर एम्बेडेड होते हैं। हम अगले डायग्राम में देखेंगे थाइलाकोइड किसे कहते हैं। क्लोरोफिल ए के पास 2 पार्ट हैं, पोरफायरिन हेड और फाइटोल टेल। हर पोरफायरिन हेड के अंदर आपको नजर आएंगे 1 2 3 4 पायरोल रिंग,
4 पायरोल रिंग और इसके अलावा एक फाइटोल टेल। पायरोल रिंग के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर आपको पोरफायरिन हेड में ये जो क्लोरोफिल ए है, यहाँ पर पायरोल रिंग में आपको नजर आएगा मिथाइल ग्रुप। तो एक सवाल कॉम्पिटिशन में यही पूछा जाता है कि क्लोरोफिल ए के पास प्रेजेंट होता है मिथाइल ग्रुप। और इसके अलावा फाइटोल टेल पर भी सवाल ये पूछा गया है। फाइटोल टेल जो है वो फोर्थ पायरोल रिंग के 7th कार्बन से अटैच होती है। सब रटने वाले सवाल है, पुराने पेपर में पूछे जा चुके। 4th पायरोल रिंग के 7th कार्बन से अटैच होती है फाइटोल टेल। और इसके अलावा क्लोरोफिल ए के अंदर मौजूद होता है मिथाइल ग्रुप C55H722O5N4Mg। इसका एम्पेरिकल फार्मूला है जो कि अब नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट क्लोरोफिल बी का भी एम्पेरिकल C55H70OCN4Mg, ये भी अब नहीं पूछा जाता। क्लोरोफिल बी पर भी सवाल याद कर सकते हो। क्लोरोफिल बी किसके अंदर मौजूद है? तो आपने जितने भी ग्रीन वाले नाम याद किए हैं उन सब में क्लोरोफिल बी है। जैसे कि अगर आप एल्गी की बात करोगे तो सिर्फ ग्रीन एल्गी और इसके अलावा ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, उन सब के अंदर क्लोरोफिल बी मौजूद होता है। एक सवाल आप और याद कर सकते हो, क्लोरोफिल बी के अंदर मिथाइल ग्रुप की जगह प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड ग्रुप, CHO। कौन सा ग्रुप होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। क्लोरोफिल ए हो गया, क्लोरोफिल बी। नेक्स्ट क्लोरोफिल सी में एक पॉइंट आप याद कर सकते हैं, ये प्रेजेंट होता है ब्राउन एल्गी के अंदर, इसके अलावा डायटम्स में और डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर। और इसके अलावा एक सवाल आप और याद कर सकते हो, क्लोरोफिल सी के अंदर फाइटोल टेल नहीं होती, ये भी सवाल आ चुका है। क्लोरोफिल डी मौजूद होता है रेड एल्गी के अंदर, क्लोरोफिल ई मौजूद होता है व्यूकेरिया एल्गी के अंदर, ठीक है ना। अगर आप एल्गी के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट के सवाल याद करना है तो क्लोरोफिल ए और ए बी तो सारे ग्रीन प्लांट्स और एल्गी के अंदर है ना। क्लोरोफिल सी ब्राउन एल्गी, इसके अलावा डायटम डायनोफ्लैजिलेट, क्लोरोफिल डी रेड एल्गी, क्लोरोफिल ई येलो ग्रीन एल्गी व्यूकेरिया इसके अंदर मौजूद होता है। आगे बैक्टीरियो क्लोरोफिल पर आपको सवाल याद नहीं करने। मैंने एक पॉइंट और बताया, ग्रीन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो इनके पास 4 फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल में लगे बोला जाता है कैरोटेनॉइड्स। इन पिगमेंट्स को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्लोरोफिल ए का पेपर क्रोमेटोग्राफी से कलर देखेगा ब्राइट या ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल बी का येलो ग्रीन, कैरोटीन का येलो ऑरेंज और ज़ैंथोफिल का येलो। इसलिए एनसीईआरटी में कैरोटेनॉइड्स का कलर दे रखा है येलो टू येलो ऑरेंज, क्योंकि येलो आ जाता है ज़ैंथोफिल का, येलो ऑरेंज आ जाता है कैरोटीन का, ठीक है। अच्छा, जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो तो क्लोरोफिल ए है और इसके अलावा एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं। एसेसरी पिगमेंट के 2 काम होते हैं, एक तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए के पास ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस रेजोनेंस, और इसके अलावा ज़्यादा सनलाइट से क्लोरोफिल ए बेकार हो सकता है, इसलिए ये बचा के चलते हैं क्लोरोफिल ए को। इस पर एक सवाल बनता है कि एसेसरी पिगमेंट्स का काम है दे प्रिवेंट फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, ये बात हुई थोड़ी सी क्लोरोफिल की। कैरोटेनॉइड्स में आप पॉइंट क्या क्या याद करेंगे? कैरोटेनॉइड्स में एक पॉइंट तो आप ये याद करेंगे कि ये लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं। दूसरा, कैरोटेनॉइड्स में 2 नाम याद किए आपने, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल, है ना। इनके कलर भी आपने याद किए हैं। कैरोटीन का कलर क्या याद किया आपने पेपर क्रोमेटोग्राफी से? येलो ऑरेंज देखने को मिला, ज़ैंथोफिल का येलो। फिर आपने याद ये करना है कि कैरोटेनॉइड्स के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यह है कैरोटेनॉइड्स का कि ये सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए के पास पहुंचाते हैं, ठीक है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ रेजोनेंस। दूसरा सवाल आप याद कर सकते हैं कि ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं किस तरीके से, कि जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है तो क्लोरोफिल ए है, ये करते ये हैं कैरोटेनॉइड, दे प्रिवेंट्स फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफिल ए, ठीक है। एक सवाल आप और रट सकते हैं, जब फोटोलिसिस वाटर मॉलिक्यूल होता है तो प्रोटॉन, 2 हाइड्रोजन आयन, 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ फोटो निकलता है, यानी कि नेसेंट ऑक्सीजन। तो वो जो नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज होती है उसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज करने का काम, नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज करने का काम इन कैरोटेनॉइड्स का ही है। ये सवाल भी कॉम्पिटिशन में आ चुका है कि वो कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है जो कि नेसेंट ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में चेंज करता है, आपको आंसर लगाना है कैरोटेनॉइड, ठीक है ना। इसके अलावा सवाल ये भी आ चुका है कि क्लोरोफिल ए पर मतलब कौन से रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है लाइट का, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन से रीजन में ज़्यादा होता है, हम अगले डायग्राम में इसके बारे में बात करेंगे। फाइकोबिलिन्स वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, इनमें आपको 2 नाम याद करने, एक तो है फाइकोएरिथ्रिन और फाइकोसैनिन। आपने इनको रेड एल्गी केस में सुन भी रखा है ना, ठीक है।
वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स में एक तो फाइकोबिलेंस आ गए, इसके अलावा और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट नहीं है लेकिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स हैं, वो भी उनका नाम वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल, उनका नाम है एंथोसायनिन। एंथोसायनिन दरअसल रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलर ऑफ पेटल्स के लिए। तो जो फ्लावर का कलर होता है, जो फ्लावर की पेटल्स का कलर होता है, वो एंथोसायनिन की वजह से होता है। और ये एंथोसायनिन स्टोर होते हैं वैक्यूल के अंदर। किस में स्टोर होते हैं? प्लांट्स की वैक्यूल के अंदर, यानी ये सेल चैप्टर के अंदर आप इसके बारे में सुनोगे। अब वैक्यूल को क्योंकि सेल ऑर्गेनल नहीं माना जाता, तो कॉम्पिटिशन में एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो किसी सेल ऑर्गेनल के अंदर स्टोर नहीं होता है। तो एंथोसायनिन वो पिगमेंट है जो किसी सेल ऑर्गेनल स्टोर नहीं है, दरअसल ये वैक्यूल के अंदर मौजूद है। वैक्यूल को सेल ऑर्गेनल माना नहीं जाता है, ठीक है ना। एक सवाल आप ये भी याद कर सकते हैं कि जब भी कभी फोटोसिंथेसिस के एक्सपेरिमेंट लैब में किए जाते हैं तो अक्सर हाइड्रेला प्लांट को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो कौन सा एक्वेटिक प्लांट्स है जिस पर फोटोसिंथेटिक रिएक्शंस को स्टडी करने के लिए, फोटोसिंथेसिस को स्टडी करने के लिए लैब में इस्तेमाल किया जाता है? तो आंसर याद कर सकते हैं आप, हाइड्रेला। कितनी बात आपकी समझ में आ रही है?